संरचना देखेंगे, ठीक है। WTO की संरचना, तो यहाँ तक आपने पढ़ा WTO की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई, और इसका क्या काम है, कौन कौन से क्षेत्र का ये व्यापार देखता है, इसका स्वरूप कैसा है, ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे संरचना, इसकी स्थापना कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की संरचना बहुस्तरीय है। विश्व व्यापार संगठन की संरचना बहुस्तरीय है। संरचना बहुस्तरीय है। इसके सर्वोच्च स्तर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। इसके सर्वोच्च स्तर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ये महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च स्तर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। जो संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है, जो संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है, संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। आयोजन 2 वर्ष पर किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। जिसमें सदस्य देशों के वाणिज्य अथवा व्यापार मंत्री शामिल होते हैं। जिसमें सदस्य देशों के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री शामिल होते हैं। जिसमें सदस्य देशों के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री शामिल होते हैं। WTO के 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन, WTO के 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना के, दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया। अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है ब्यूनस आयर्स। यहाँ पे हुआ है WTO का बैठक 2017 में, और कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का। ब्यूनस आयर्स में किया गया। दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन की संरचना के द्वितीय स्तर पर, विश्व व्यापार संगठन की संरचना के द्वितीय स्तर पर जनरल काउंसिल का स्थान आता है। द्वितीय स्तर पर जनरल काउंसिल का स्थान आता है। जनरल काउंसिल का स्थान आता है। जनरल काउंसिल में सभी सदस्य देशों के राजदूत प्रतिनिधित्व करते हैं। जनरल काउंसिल में सभी सदस्य देशों के राजदूत प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी सदस्य देशों के राजदूत प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहला पॉइंट आपने समझा कि WTO का जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है या जो स्तर है, जो कि ये बहुस्तरीय निकाय है, यानी कि कई स्तरों पे इसमें निर्णय लिया जाता है। तो जो सबसे शीर्ष स्तर पे निकाय है वो क्या है? मंत्री स्तरीय या मंत्रिमंडलीय
स्तर का समिति, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के व्यापार या वाणिज्य मंत्री शामिल होते हैं। और दूसरे स्तर का जो है संगठन वो क्या है, जनरल काउंसिल, जिसमें सदस्य देशों के राजदूत का प्रतिनिधित्व होता है। आप समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। जनरल काउंसिल मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए, जनरल काउंसिल मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के, जनरल काउंसिल मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के, मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। बेटी लेट क्यों हो गया आपको? मैं बताते नहीं मरीज। मरीज क्यों करते हैं ऐसे? जाना आपको चाहिए। लेट बना मैं हमारे बेटी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मिस कर दिया आपने आज। वर्ल्ड बैंक समूह खत्म हो गया, WTO चलो। अभी नोट्स ले हाँ बेटी जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसमें से मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपने लिखा जनरल काउंसिल मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। विश्व व्यापार संगठन की संरचना के द्वितीय स्तर पर, विश्व व्यापार संगठन की संरचना के द्वितीय स्तर पर, विश्व व्यापार संगठन की संरचना के द्वितीय स्तर पर जनरल काउंसिल के साथ ही, जनरल काउंसिल के साथ ही दो अन्य निकाय भी कार्य करते हैं। जनरल काउंसिल के साथ ही दो अन्य निकाय भी कार्य करते हैं। निकाय भी कार्य करते हैं। तो अन्य निकाय भी कार्य करते हैं। पहला निकाय विवाद निपटान निकाय, इंपॉर्टेंट है। पहला निकाय है विवाद निपटान निकाय, विवाद निपटान निकाय। पहला निकाय है विवाद निपटान निकाय, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, इसको कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। और दूसरा है व्यापार नीति समीक्षा निकाय, व्यापार नीति बॉडी, नीति समीक्षा निकाय। व्यापार नीति समीक्षा निकाय पहला था आपका विवाद निपटान निकाय, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। दूसरा है व्यापार नीति समीक्षा निकाय, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। व्यापार नीति समीक्षा निकाय, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन की संरचना के तीसरे स्तर पर, विश्व व्यापार संगठन की संरचना के तीसरे स्तर पर तीसरे स्तर पर तीसरे स्तर पर व्यापार परिषदें हैं, व्यापार परिषदें हैं जो प्रत्यक्षतः व्यापार परिषदें हैं जो प्रत्यक्षतः मतलब डायरेक्टली
नियंत्रणाधीन होती हैं। जनरल काउंसिल के नियंत्रणाधीन होती हैं। ये व्यापार परिषदें निम्न है। जनरल काउंसिल के नियंत्रणाधीन होती हैं। ये व्यापार परिषदें निम्न है। पहला है वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद। वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद। और दूसरा है सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद। सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद। और तीसरा है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए परिषद। बौद्धिक अधिकार संबंधी बौद्धिक अधिकार संबंधी पहलुओं। बौद्धिक अधिकार संबंधी पहलुओं बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए परिषद। संबंधी व्यापार अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए परिषद। व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए परिषद। तो ये हो गया 3 स्तरीय हो गई इसकी संरचना अभी तक जो आपने पढ़ा। आपने पहले स्तर पे किसे पढ़ा? मंत्री स्तरीय परिषद, जिसमें सदस्य देशों के वाणिज्य या व्यापार मंत्री शामिल होते हैं। दूसरे स्तर पे आपने पढ़ा जनरल काउंसिल, जिसमें प्रत्येक सदस्य देशों के राजदूत प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी के अंतर्गत 2 अन्य निकाय भी कार्य करते हैं, एक विवाद निपटान निकाय, दूसरा व्यापार नीति समीक्षा निकाय। तीसरे स्तर पे है व्यापार परिषदें, जिसके अंतर्गत 3 परिषदें हैं, एक वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद, दूसरा सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद, तीसरा बौद्धिक अधिकार संबंधी व्यापार के पहलुओं से संबंधित परिषद। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन का एक सचिवालय है। विश्व व्यापार संगठन का एक सचिवालय है। विश्व व्यापार संगठन का एक सचिवालय है जो संगठन के विभिन्न स्तरों को कार्यालयी सहयोग प्रदान करता है। जो संगठन के विभिन्न स्तरों को कार्यालयी सहयोग प्रदान करता है। कार्यालयी सहयोग प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक सचिवालय का प्रमुख होता है। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक सचिवालय का प्रमुख होता है। सचिवालय का प्रमुख होता है। महानिदेशक की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का निर्धारण। महानिदेशक की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का निर्धारण मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा किया जाता है। एवं सेवा शर्तों का निर्धारण मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा किया जाता है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा किया जाता है। अभी तक इसमें 6 महानिदेशक नियुक्त हो
और वर्तमान महानिदेशक कौन है, कोई बता सकता है? वर्तमान में WTO के महानिदेशक कौन है, कोई बता सकता है? जो पहले महानिदेशक थे वो थे पीटर सदरलैंड। WTO के पहले महानिदेशक थे पीटर सदरलैंड पहले, और अभी तक टोटल 6 महानिदेशक हो चुके हैं। और वर्तमान महानिदेशक कौन है? पीटर नगोजी अंकोजी। क्या है? नगोजी पीटर सदरलैंड अंकोजी ओकोंजी और इवेला। मनीष कुछ और बता नकुंजी ओकोंजी इवेला। नाम भी अजीब है, लग रहा है 3 लोगों का नाम है। नगोजी, ओकोंजी, दादा इवेला। दादा का पिताजी का अपना। अच्छा, दादाजी का पिताजी का भी नाम ऐड है, जैसे साउथ में लगाते हैं दादाजी का पिताजी का। जैसे हमारे एक महापुरुष है ना, मोहनदास। अरे मोहनदास चंद्रगाजी तो है नहीं, एक और है ना, अम्बेडकर जी। जी, उनका नाम पूरा दादा साहेब और क्या है, भीमराव और भी कुछ है। हाँ, राम जी पिताजी का नाम था, और भीमा देवी उनकी माता का नाम था, और अम्बेडकर उनके गुरुजी ने दिया था निर्माण। वैसे ही कई लोगों का नाम ऐसे ऐड करके जब लिखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि अभी तक इसके 6 महानिदेशक हुए, ये 7वें हो गए हैं, ये 7वें हो गए हैं। और ये 7 पहले कौन है? पीटर सदरलैंड। और वर्तमान में कौन है? पहली महिला महानिदेशक, ये 7वें नंबर की है। ठीक है, ये महिला है। विदेशी नाम समझ नहीं आता। अच्छा, विदेशियों को इंडियन नाम समझ में नहीं आता होगा, सोचते होंगे क्या नाम रहता है। इंडियन नेम लेकिन बहुत ज्यादा रहता है। बेटे वो अपना ना सबको प्यारा लगता है। नहीं मैम, सब लोग कहते हैं, विदेश वाले भी। विदेश वाले भी कहते हैं। चलिए अच्छी बात है अगर कहते तो, लेकिन मोस्टली सबको अपने यहाँ की संस्कृति, अपने का पहनावा, अपने यहाँ का रहन सहन, अपने यहाँ के नाम, अपने यहाँ के सब अच्छे लगते हैं। वरना गाँव के अजीबो गरीब कभी कभी ना हो तो मुझे भी अजीब लगते हैं, वो प्यारे कहाँ से लगते हैं, तो विदेशियों में तो अजीब लग सकते हैं। हो गया हो गया ठीक है, मैं चलिए तो अब नीचे कोई बात नहीं, पहले इधर कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें को भी साफ कर लेंगे। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत। विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत। विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत मतलब इनका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला इनका है गैर भेदभाव। पहला सिद्धांत इनका क्या है? गैर भेदभाव। ये भेदभाव नहीं करेंगे। यानी कि जो WTO है, अगर कोई भी मुद्दा आता है, चाहे वो विकासशील हो, विकसित हो या अल्पविकसित हो, तो वहाँ पे वो सबके साथ समान रूप से न्याय करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कोई भी मुद्दा IMF या WTO में चला जाए तो वहाँ पे क्या होता है? भेदभाव होता है। वहाँ विकसित कंट्रीज अपनी मनमानी करते हैं, अपने तरीके से नियम कानून वहाँ पे लागू करवाते हैं और थोप दिए जाते हैं विकासशील और अल्पविकसित देशों के ऊपर। लेकिन WTO का सिद्धांत क्या है? गैर भेदभाव का। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है पारस्परिक
पारस्परिक पारस्परिक पारस्परिक का मतलब समझ रहे हैं? परस्पर एक दूसरे का सहयोग, सहयोगात्मक जिसे कह सकते हैं। पारस्परिक मतलब समकक्षता, समानांतर, सहयोगात्मक, मेलजोल के साथ, मिलजुल करके साथ साथ काम करने को ही कहते हैं पारस्परिक। नेक्स्ट है इनका सिद्धांत, बाध्यकारी एवं लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएं। बाध्यकारी एवं लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ऐसी प्रतिबद्धताएं, ऐसे कानून, ऐसे जरूरतें जो कि बाध्यकारी होनी चाहिए। तो बाध्यकारी सबके लिए, ऐसा नहीं कि विकासशील और अविकसित देशों पर ही बाध्यकारी होंगे। फिर वो नियम सारे सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होंगे। अमेरिका भी इसको मानने के लिए बाध्य होगा, ब्रिटेन भी मानने के लिए बाध्य होगा, भारत, चाइना और अन्य अविकसित कंट्री भी मानने के लिए बाध्य होंगे। यानी कि कुछ नियम कानून ऐसे बनाए जाते हैं जो सबके लिए बाध्यकारी होते हैं, क्योंकि वो सबके हित में होते हैं। तो उसे मानने के लिए हर कोई बाध्य होता है। अगर बाध्यकारी ना हो तो कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे, जो कि समस्या क्रिएट करेगा। तो बाध्यकारी होता है और साथ ही लागू करने योग्य होता है। ऐसी चीजों को ही इनके सिद्धांत कैसे होते हैं? बाध्यकारी और लागू करने योग्य, यानी जो लागू करने योग्य होगा उसी को ये बाध्यकारी बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सिद्धांत है इनका पारदर्शिता। पारदर्शिता, पारदर्शिता जानते हैं ना? क्या होता है पारदर्शिता का मतलब? कोई भी चीजें किसी से छुपी नहीं रहेंगी, बिना छुपाए। हाँ, बिना छुपाए। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है और जो काम करती है, क्या उसमें पारदर्शिता होता है? नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता कि उनके पास कितना इनकम आया, उन्होंने कितना लगाया और वो कितना ज़्यादा सक्सेस हुआ। बस हर साल बजट बनता रहता है, आवंटित होता रहता है, लेकिन उनके काम में पारदर्शिता नहीं होता, इसलिए आउटपुट हमें समझ नहीं आता है। लेकिन WTO का जो काम होगा वो कैसा होगा? सिद्धांत पारदर्शी होगा। आपको पता चलेगा ये नियम कानून बन रहा है तो ये इससे क्या आउटपुट आ रहे हैं, ये किस तरह से WTO लगा रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है। नेक्स्ट है सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व। सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व। नेक्स्ट जो इनका सिद्धांत है ये है सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व का। जैसे मान लीजिए आपकी जो कंट्री है वो अविकसित कंट्री है और यह विकासशील कंट्री है जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। ऐसे कंट्रियों को क्या करते हैं? सुरक्षा वाल्व देते हैं कि ये ना हो कि जो विकसित कंट्री है उनके यहाँ के जो बने हुए उत्पाद हैं वो अपने उत्पादों से इनके मार्केट को भर दे और यहाँ का जो छोटा मोटा उद्योग है वो नष्ट हो जाए, या यहाँ के जो उत्पाद है उसका यहाँ के किसानों को सही कीमत ना मिले और उत्पादन करना छोड़ दे। तो इसके लिए ऐसी कंट्रियों के लिए वो क्या करता है? सुरक्षा वाल्व बनाता है ताकि वो सुरक्षा कवच के तहत सुरक्षित रह सके ऐसे घिनौने नीतियों से या इस तरह के व्यापार से जिससे उनके यहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। तो ये सब किसके सिद्धांत है? WTO के। नेक्स्ट हेडिंग, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, इसलिए बनाया गया है ये। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला इनका उद्देश्य है सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। पहला उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। पहला उद्देश्य सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार।
सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। यानी कि जितने भी कंट्री WTO के सदस्य हैं, WTO चाहता है कि उन सभी कंट्रियों के जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आए। और सुधार कब आता है? जब उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसीलिए ये पूर्ति हो या ये सुधार हो, इसके लिए व्यापार को बढ़ावा देता है और ऐसे कंट्रियों को कुछ रियायतें भी उपलब्ध करवाता है। दूसरा उद्देश्य है पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में, पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना। पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना। पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना। यानी रोजगार क्या हो? पूर्ण हो, हर क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो, जो प्रभावी मांग है वो पूरा हो और जिससे क्या आए? समृद्धि आए, अमीरी आए, पैसे का सोर्स बने लोगों के पास आने का। ये भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना। वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना। वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना। यानी WTO का एक उद्देश्य ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सदस्य देश हैं वो वस्तुओं का व्यापार भी बढ़ाएं। जैसे आप सभी को पता है वस्तु में बहुत सारी मूर्त चीजें आ जाती हैं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब वो खाद्यान्न भी हो सकता है, सब्जियां भी हो सकते हैं, फल फ्रूट भी हो सकते हैं, वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो अन्य लौह तार भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है, मशीनरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान हो, व्यापार हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ कुछ होता है और कुछ नहीं होता। जैसे अरेबियन कंट्रीज में ऑयल तो बड़े पैमाने पे होता लेकिन खाद्यान्न नहीं मिलते। तो ऐसे कंट्रियों में खाद्यान्न पहुँच जाए, भारत में ऑयल की कमी है, यहाँ ऑयल आ जाए। इस तरह की वस्तुओं का जब आदान प्रदान होगा तभी तो सारे देशों की ज़रूरतें पूरी होंगी, उनका विकास होगा, वो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए WTO चाहता है कि वस्तुओं के व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। इष्टतम मतलब जितना आवश्यक हो उतना। विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना। इष्टतम का मतलब होता है जितना जरूरत हो उतना ही करिए, मतलब आवश्यकता से अधिक उसका दोहन ना करिए, उसी को इष्टतम कहा जाता है। और जब आप उसका आवश्यकता से अधिक दोहन करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा और फिर अगर वो समाप्त हुआ तो फिर आप ही को उसके लिए समस्या झेलनी पड़ेगी। इसीलिए WTO चाहता है कि ऐसे जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन है, उनका सही तरीके से यूज हो, अनावश्यक यूज ना हो और ऐसा भी ना हो कि व्यर्थ रहे। जैसे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ पे संसाधन बहुत है लेकिन वो ढूंढा नहीं जा सका, बहुत सारे संसाधन अभी तक ढूंढे नहीं जा सके, तो उनको ढूंढ करके उसका भी उपयोग हो, क्योंकि उनका धरती में पड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा, संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन की जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, या हमारी जीवन में काम आए, ये सब संसाधन है। पूर्ण करने वाली हाँ बेटी, पूर्ण करने वाली वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। वो वस्तुएं जो वर्तमान में उपस्थित हैं और जिनका उपयोग किया जा सके उसे संसाधन। हाँ, मतलब मानव के द्वारा उसको उपयोगी बनाया जाता है। जैसे अगर धरती के नीचे सोना, चांदी और पेट्रोलियम सब दबा पड़ा तो संसाधन नहीं है। जब मनुष्य उसको निकाल करके अपने जीवन में उसका उपयोग करता है, उसको उपयोग हेतु बनाता है, उपयोग लायक बनाता है, तब वो संसाधन हो जाता है। बात समझ में आ गया? अगर वो उपयोग लायक नहीं है तो संसाधन नहीं है। जैसे पहले वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये हमारे लिए एक तरह से प्राकृतिक ऊर्जा का होते, हम उसका नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं करते थे, तो वो नवीकरणीय संसाधन नहीं थे। मनुष्य ने उसको संसाधन बनाया है। तो जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, मनुष्य जब उसे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सुधार लेता है, बना लेता
स्वरूप उसका बदल देता है तब वो संसाधन हो जाता है, वरना वो संसाधन नहीं है। जैसे दो तरह के संसाधन होते हैं ना, एक पूंजी संसाधन, एक मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन तब है जब उसको आप अच्छे से शिक्षा देंगे, अच्छे से प्रशिक्षण देंगे, मतलब तो क्या ये कलर नहीं देंगे पेन। तो ये बात है कि मानव संसाधन तब है जब उसको अच्छे से शिक्षा दिया जाएगा, अच्छे से प्रशिक्षण। अब जैसे आप ही लोग हैं, आप लोगों को शिक्षा ना दिया जाए, प्रशिक्षण ना दिया जाए, आपको कुछ भी ना आए, तो आप संसाधन नहीं है, बल्कि क्या है, बोझ। घर वालों के ऊपर बोझ है, जो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खा सकता है या अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रह सकता है, दूसरों को परेशान कर सकता है। तो आप लोग क्या हो जाएंगे, बोझ। लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ा लिखा दिया जाए, प्रशिक्षित कर दिया जाए और आप लोग अपने लिए रोजगार का सृजन कर लें, नई नई चीज़ों का विकास कर लें, पैसे का अर्न करने का स्रोत डेवलप कर ले, तो आप क्या हो गए, संसाधन। क्योंकि आप संसाधन जो है ला रहे हैं घरों में। ठीक, आप दोनों लोगों का क्या डिस्कशन चल रहा है पर्सनली? अभी हम भगा देंगे बाहर और आप लोग अच्छे से बात करके आइएगा, फिर बैठिएगा, कोई बात नहीं करेगा। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पे भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो बोलेंगे नहीं आप लोग। चलिए अब आप लोग एक्सप्लेन कीजिए जरा, क्या समझा रही थी मैं? यही बात कि जो संसाधन है उसका मनुष्य टेक्नोलॉजी के साथ और अच्छे से उपयोग करना सीख रहा है। ओके, और क्या समझाया उसकी बात? और मैं यही कि अगर पढ़ेंगे नहीं हम लोग तो बोझ बनने की तैयारी चल रही है। ये सब नहीं है, साधु बनने की बात कर रहे हैं। साधु भी बोझ ही है, किसी न किसी के ऊपर तो बढ़ना ही ना, मैम वो कह कुछ रही है उत्पादन नहीं कमाएंगे करना। उससे। नहीं बेटी, अभी आप लोगों के अंदर क्षमता है, अरे उसे इनकम नहीं कहते हैं, अपने कर्तव्यों से उसको कुछ और पीछे कहते मत हैं। हटिए। बस अब हो गया, इससे ज़्यादा डिस्कशन ना कीजिए, नहीं तो फिर आप दोनों लोगों को मैं आगे पीछे कर दूंगी लास्ट मंथ में आगे। तो आप लोग अभी क्या है, बोझ है, संसाधन नहीं है, क्योंकि अभी आप इनकम नहीं कर सकते। आप एक कुछ भी ऐसा काम आपके द्वारा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप घरों में झाड़ू पोछा बर्तन खाना करते हैं तो भी थोड़े बहुत संसाधन है, क्योंकि आप उपयोगी हैं, मतलब मददगार हैं, हेल्प कर रहे हैं। कभी अगर हम बोझ नहीं है हो जाएंगे। सही बात है, सुन के भी अच्छा नहीं लगता कि हम बोझ हैं। और होना भी नहीं चाहिए। हाथ पैर दिमाग जितना आपकी क्षमता है उसका इस्तेमाल कीजिए। एक समय के बाद वैसे बूढ़े हो जाएंगे तो काम करना नहीं है। जब तक काम कर रहा है तब तक तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए अच्छे से। बचा के क्यों रखना, वैसे भी वेस्ट हो जाएगा। अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वैसे भी दूसरे ग्रह पे जब पलायन करेंगे तो वैसे के वैसे चले जाएगा। हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी टाइम के बाद बुढ़ा हो जाएगा, हाथ काम पैर काम नहीं करेगा। तो क्यों ना उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लिया जाए। भोजन वगैरह भी उस हिसाब से करते रहे कि लंबे समय तक वो काम करे और बहुतों की मदद कीजिए। जितना हो सके घर से लेके बाहर तक, जहाँ हो सके वहाँ जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए, कोशिश कीजिए अपनी फिजिकली मेंटली जितना आप कर सकते हैं। बचाइए मत, ये बचा के किसी काम नहीं आएगा, एक दिन खत्म हो जाना है, ठीक ना। तो इसलिए संसाधन बनिए, बोझ नहीं। क्योंकि इकोनॉमी क्या कहता है कि जो यूजफुल नहीं है वो बोझ है और जो यूजफुल है वही संसाधन है। तो अभी होता है ना कि भारत की जो जनसंख्या है अभी क्या हो गई है, बोझ हो गई है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं दिया जा रहा, अच्छा स्किल नहीं दिया जा रहा है। वो रोजगार का सृजन नहीं कर सकता, वो व्यापार नहीं कर सकता, वो उद्योग धंधे नहीं लगा सकता, वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो कहीं जॉब नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा था ना, व्यवसाय और एक था आपका मतलब बिजनेस पेशा और एक रोजगार। इसमें से अगर किसी में नहीं है तो फिर हम क्या है, बोझी हैं। घर के अन्य सदस्यों के ऊपर हम अपनी ज़रूरतों के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के लिए अगर हम किसी और पर निर्भर हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बोझ हो जाते हैं। तो ये संसाधन की बात हो रही थी कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग, जो संसाधन है उसका अच्छे से सही से उपयोग होना चाहिए, तभी उसका फायदा है, अन्यथा उसका फायदा नहीं है। ये कौन कह रहा है, WTO कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण की रक्षा करना। उद्देश्य में पर्यावरण की रक्षा करना, WTO का लास्ट उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना और ये बहुत ही आवश्यक है। इस साल की गर्मी को देखते हुए ऐसा लग रहा है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर ना तो गरीब जीवित रहेंगे ना अमीर। क्योंकि आपने देखा था पिछले साल बेटे गर्मी में हीट वेव में बहुत सारी एसियाँ भी ब्लास्ट कर रही थी। तो एसियों के सहारे ही अमीर लोग यहाँ जीवित रहते हैं। तो जब एसी ही नहीं चलेगा
तो उनका भी जान आएगा खतरा में। और जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास संसाधन ही नहीं है, वो भी गर्मी से उनकी भी जान जाएगी। तो जब प्रकृति अपने पे आता है ना, तो अमीर गरीब सबकी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए ये जो मतलब हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, इसको अब कम कर देना चाहिए, जितना हो सके उतना रोक देना चाहिए, क्योंकि अब हम अपनी आंखों से ही तबाही देखने वाले हैं अगर प्रकृति के साथ ऐसे छेड़छाड़ रहा तो। नेक्स्ट स्टडी कीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार समझौते। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार समझौते। व्यापार समझौते इसमें नोट कीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन वर्तमान में या WTO वर्तमान में 60 से अधिक WTO वर्तमान में 60 से अधिक समझौतों को शामिल करता है। WTO वर्तमान में 60 से अधिक व्यापार समझौतों को शामिल करता है। WTO वर्तमान में 60 से अधिक समझौतों को शामिल करता है। इन समझौतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन समझौतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ऐसे समझ रहे हैं 3 वर्ग, मतलब एक तो वस्तु व्यापार का बहुपक्षीय समझौता, दूसरा सेवाओं के बाजार व्यापार का बहुपक्षीय समझौता, तीसरा बौद्धिक संपदा अधिकारों का बहुपक्षीय समझौता। तो छोड़ दे, समझ रहे हैं, 3 से समझ रहे हैं, ठीक है। तो विभाजित किया गया, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौते के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौते के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली WTO के व्यापार समझौते के अंतर्गत कृषि या कृषकों, फिर से रिपीट कर रही हूँ, WTO के कृषि पर समझौते के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों को, कृषकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे बॉक्स कहा जाता है। 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे बॉक्स कहा जाता है। याद है कौन कौन से बॉक्स हैं? ग्रीन, ब्लू, अंबर। ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, सभी ने पढ़ा है ना? याद है? याद है बच्चा क्या था ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में? कौन कौन, किस किस बच्चे को याद है? ईमानदारी से बताएं। 1 और 2 3 और कोई? इधर ममता, क्या बात है, आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? आपको नहीं याद है? नहीं याद है? एक ही याद है। और बेटी आपको नहीं याद है? सब लोग भूल गए एक तरफ से, घनघोर बेइज्जती। आप लोग अपने साथ साथ हमारी भी करवाएंगे। तो यहाँ पे गलत बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि WTO कितने प्रकार की सब्सिडी कृषि क्षेत्र में देता है। 3 प्रकार की, ब्लू बॉक्स या पहले ग्रीन बॉक्स, फिर अंबर बॉक्स और फिर आपका ब्लू बॉक्स। और 3 प्रकार की सब्सिडियों में भी पूछता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है, किस पे WTO प्रतिबंध लगाता है, कौन सा उत्पन्न नहीं करता, किस पे WTO प्रतिबंध नहीं लगाता, ये सारी चीजें। तो मनीष बताएं कौन सा वाला याद है बॉक्स? ब्लू बॉक्स जो होती है लंबी होती है, क्या बेटी? दीर्घकालिक होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ऐसा कहाँ पढ़ लिया आपने?
ये अतिरिक्त फैक्ट कहाँ से आ गया? इससे ये तो औजार नहीं को है। खरीदने के लिए और उसे जमीन खरीदने के अरे लिए। नहीं, आप दूसरा बता रहे हैं। आप तो दीर्घकालिक ऋण बता रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यमकालिक, दीर्घकालिक जो ऋण लिखवाया था वो बता रहे हैं। मैं कुछ आप और बता रहे हैं जो कृषि क्षेत्र में अल्पकाल के लिए, मध्यम काल के लिए, दीर्घकाल के लिए। ब्लू बॉक्स जो होता है अम्बर बॉक्स को शर्तों के साथ किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। और ग्रीन बॉक्स में मैम जो अनुसंधान होते हैं आपदा वगैरह में, और फिर कोई मतलब अनुसंधान वगैरह होते हैं, और कुछ? और मैम मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो नवाचार वगैरह होते हैं उसमें दिया जाता है, ठीक है। और सिंचाई वगैरह पे कृषि इन सब बातों में। और कुछ क्या बचा? ये मैम बिक्री नहीं उत्पन्न करती है इसमें व्यापार में, ठीक है। और बहुत ही कम उत्पन्न करती है। और मैम अम्बर बॉक्स है, ये कृषि क्षेत्रों में बीज हो गया, कीटनाशक, उर्वरक, इन सब पे सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, और ये व्यापार में विकृत उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसको WTO में मतलब कई देशों में रोक दिया जाता है। हाँ, अब याद आया अमरीश? आप दूसरे ट्रैक पे चले गए और थे। आई थिंक मैम विकसित देश जो है उनको 5%, विकासशील देश को 10%। हाँ, अम्बर बॉक्स के तहत सब्सिडी देता है WTO। याद आया आप लोगों को? पढ़ाई थी ना कि WTO 3 प्रकार की सब्सिडी देता है। एक आपका ग्रीन बॉक्स देता है जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संरक्षण में ग्रीन बॉक्स के तरीके से दिया जाता है। ग्रीन ये दिया जाता है। बॉक्स सब्सिडी पर WTO रोक नहीं लगाता, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करता। इसमें पर्यावरण का संरक्षण हो गया, खेतों में पानी का कैसे संरक्षण करेंगे, नए नए प्रकार की कैसे कृषियाँ कर सकते हैं, कैसे कीटों से खेत की सुरक्षा कर सकते हैं, नए तरह के अनुसंधान, रिसर्च, शोध, ये सब आ जाते हैं जो कि विकृति उत्पन्न नहीं करे। यहाँ पे डायरेक्ट कोई फायदा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है किसानों को, बल्कि नया नया नवाचार, विकास, आविष्कार किया जा रहा है जो अच्छा है, लाभदायक है। तो इस पे WTO रोक नहीं लगाता। दूसरा है आपका अम्बर बॉक्स सब्सिडी, जिस पर WTO रोक लगाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न करता है। इसके तहत अल्पविकसित देशों को या विकासशील देशों को 10% की सब्सिडी देता है WTO, और विकसित कंट्रीज को 5% की सब्सिडी देता है। ये सब्सिडी किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचा करके उत्पादन को बढ़ा देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है। जैसे किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देना, खाद, बिजली, पानी और उर्वरक, कीटनाशक, बीज, ये सब सरकार डायरेक्ट अगर सब्सिडी के द्वारा उनको उपलब्ध करा देती है तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये रोकता है WTO कि आप 10% से ज़्यादा अपने यहाँ नहीं दे सकते सब्सिडी, नहीं तो ये उत्पादन बढ़ जाएगा और आपके यहाँ की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी देश आपके यहाँ से वस्तुओं को खरीदने लगेंगी, तो बाकी देशों को इससे नुकसान हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति उत्पन्न कर रही है कि नहीं? कर रही है ना। तो इसलिए WTO इस पर रोक लगाता है। और तीसरा था ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अगर सशक्त अम्बर बॉक्स सब्सिडी को लागू करते हैं, यानी कि 10% से ज़्यादा की सब्सिडी आप नहीं दे रहे हैं, 10% के अंदर रह के सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या व्यापार में कोई विकृति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो WTO इसको भी लागू करने देता है, लेकिन शर्तों के साथ आप इसको लागू कर सकते हैं। अब फिर से याद हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिकॉल करते रहिए। तो अब तो मुझे लगता है लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम बता देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए यही करते हैं। हाँ, तो आपने देखा जो आपका WTO है, इसमें व्यापार समझौते में पहला तो आपने देखा 3 प्रकार के व्यापार समझौते हैं। एक तो वस्तुओं के व्यापार पर बहुपक्षीय समझौता है, दूसरा सेवाओं के व्यापार पर बहुपक्षीय समझौता करता है ये, और तीसरा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भी बहुपक्षीय समझौता करता है। कृषि के क्षेत्र में 3 प्रकार की सब्सिडी देता है ये, और उसको लागू भी करता है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। हेडिंग कर लीजिएगा, पॉइंट को क्या ही लिखवाएं, आप लोगों को पहले लिखवा चुके हैं। हेडिंग कर लीजिएगा, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता।
व्यापार पर सामान्य समझौता सेवाओं के व्यापार के लिए, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता सेवाओं के व्यापार के लिए सेवाओं में व्यापार के लिए WTO के अधीन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। WTO के अधीन एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। हाईलाइट कीजिएगा, यह उरुग्वे दौर की वार्ता का परिणाम है। यह उरुग्वे देश था ना, उरुग्वे, पराग्वे, ये सब देश हैं दक्षिणी अमेरिका के। उरुग्वे दौर की वार्ता का परिणाम है तथा 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। उरुग्वे दौर की वार्ता का परिणाम है तथा 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ। इस समझौते के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इस समझौते के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की विश्वसनीयता प्रणाली का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की विश्वसनीय प्रणाली का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की विश्वसनीय प्रणाली का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट, सभी हितधारकों को निष्पक्ष और सभी हितधारकों को निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान प्रदान करना। निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान प्रदान करना। नेक्स्ट, बाध्यकारी नीतियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करना। बाध्यकारी नीतियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करना। बाध्यकारी नीतियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करना। आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से, प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देना। प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देना। व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देना। और नेक्स्ट हेडिंग है, अच्छा इसका शॉर्ट फॉर्म था GATS, जो आपने हेडिंग किया था, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। इसका शॉर्ट फॉर्म था GAT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। GAT उसका शॉर्ट फॉर्म था GATS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। इसका इंग्लिश है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फुल फॉर्म है
agreement on trade related aspects of intellectual property right, short form है TRIPS, 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 agreement on trade related aspects of intellectual property rights। तो देखिए जो ट्रिप्स है इस पर संबंधी समझौता भी WTO करता है। हमने बात किया ना, गैट में सिर्फ वस्तुओं के व्यापार की बात की जाती थी, लेकिन WTO में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का और बौद्धिक संपदा अधिकारों के भी व्यापार की बात की जाती है। अच्छा, बौद्धिक संपदा अधिकार तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्या क्या था उसमें? मैम इसमें कोई आविष्कार करता है, कोई दिमाग से मतलब इस चीज के करते तो उनके पर और कोई नहीं कर सकते, इसका अधिकार दिया है। उस पर उनका अधिकार हो जाता है। जैसे इसमें एक पेटेंट हो जाता है और ट्रेडमार्क होता है और कॉपीराइट है और भौगोलिक संकेतन GI और ट्रेड सीक्रेट्स, याद आया? ये सारी चीजें थी ना। तो एक बार फिर से इसको बस पॉइंट वाइज लिख लीजिए ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। कॉपीराइट से संबंधित अधिकार, इसमें क्या क्या आएंगे? पहला, कॉपीराइट से संबंधित अधिकार, कॉपीराइट से संबंधित अधिकार। नेक्स्ट, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक। नेक्स्ट, औद्योगिक डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन। नेक्स्ट, पेटेंट, पेटेंट। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट, गोपनीय जानकारी की सुरक्षा, गोपनीय जानकारी की सुरक्षा। नेक्स्ट, संविदात्मक लाइसेंसों में, संविदात्मक लाइसेंसों में प्रतिस्पर्धी प्रथाओं पर नियंत्रण, संविदात्मक लाइसेंसों में प्रतिस्पर्धी प्रथाओं, प्रतिस्पर्धी प्रथाओं पर नियंत्रण, प्रतिस्पर्धी प्रथाओं पर नियंत्रण। नेक्स्ट हेडिंग, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र। हाँ, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, पसंदीदा राष्ट्र, पसंदीदा राष्ट्र। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, मोस्ट फेवरेट नेशंस। ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट फेवरेट नेशंस का क्या मतलब होता है, या पसंदीदा राष्ट्र क्या है, मोस्ट पसंदीदा राष्ट्र क्या है। जैसे भारत है, अब दुनिया में हर देश को तो भारत पसंद नहीं करेगा, या आप ही लोग हैं अपने क्लास के हर बच्चे को तो पसंद नहीं करते होंगे, किसी की हरकतें, सोच या जो व्यवहार है आप लोगों की समझ में नहीं आता होगा, और कुछ लोग आपको बहुत पसंद आते होंगे, उनकी सोच आपसे मिलता होगा, उनका व्यवहार आपको अच्छा लगता होगा, उनके साथ रहना, उनसे बात करना, उनसे डिस्कशन करना आपको अच्छा लगता हो, और कुछ आपकी सोच और समझ के एकदम परे होते होंगे, वो उनसे आप दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के हर देश, हर कंट्री को पसंद नहीं आते हैं। तो ऐसे में जो कंट्री जैसे भारत है, इसके कुछ राष्ट्रों के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, तो उनसे वो व्यापार करना ज़्यादा पसंद करता है, और कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनके साथ भारत की कम बनती है, उनसे व्यापार करना वो कम पसंद करता है। तो ऐसे में WTO यानी भारत जिसको पसंद करता है उसके साथ ज़्यादा व्यापार करना चाहेगा,
और जिसको मतलब ज़्यादा पसंद करता है ज़्यादा व्यापार करना चाहेगा, जिसको कम पसंद करता है उसके साथ कम व्यापार करना चाहेगा, और जिसको पसंद करेगा उसको ज़्यादा रियायतें देगा। जैसे आप लोग जब किसी को पसंद करते तो आपको कुछ भी बोलते फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसे आप पसंद नहीं करते वो कुछ भी बोल के देख ले तो फिर उसके लिए समस्या हो जाती है। तो ऐसे ही देश है, इसमें भी दो तरह की बातें होती है। एक जिसे आप बहुत पसंद करते हैं उसे आप रियायतें देते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ ये चीज़ लेके आओ, हम आपको ज़्यादा आपके ऊपर शुल्क नहीं लगाएंगे, और आपको वो भी छूट देता है। लेकिन WTO कहता है कि ज़्यादा पसंद नहीं कर सकते हैं आप लोगों को, नहीं तो बाकी देशों को नुकसान हो जाएगा, पता लगेगा जिसे पसंद करते हैं उसको आप ज़्यादा छूट दे रहे हैं और जिसे पसंद नहीं कर रहे हैं उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो बेचारा वो कहाँ जाए, फिर उसके साथ भी तो न्याय होना चाहिए, क्योंकि वो उसे तो निष्पक्ष रूप से, जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे तो सारे बच्चों को पढ़ाना और मैं चाहूँगी सबका विकास हो। अब वो आपका आपस का मैटर है कि आपको कोई पसंद आता है या नहीं पसंद आता है वो आप जानो, लेकिन हम तो यही चाहेंगे ना यहाँ बैठा प्रत्येक बच्चा अच्छे से पढ़े, सबके मतलब विकास हो, मानसिक रूप से डेवलप हो, वो आगे बढ़े, जॉब करे। तो ऐसे है WTO, वो चाहता निष्पक्ष काम हो, लेकिन कंट्रीज अपना कहीं ना कहीं नेचर होता है सबका इस तरह की, तो उसी से डेवलप हुआ है मोस्ट फेवरेट नेशंस, पसंदीदा राष्ट्र। इसे नोट कीजिएगा, भेदभाव रहित या गैर भेदभावकारी, भेदभाव रहित या गैर भेदभावकारी या गैर भेदभावकारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का निर्माण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का निर्माण विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन द्वारा सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन द्वारा सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र की अवधारणा का विकास किया गया है। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को, एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा, एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्रदान किए जाने की स्थिति में, पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा प्रदान किए जाने की स्थिति में जो रियायतें उस राष्ट्र को प्रदान की जाती हैं, जो रियायतें उस राष्ट्र को प्रदान की जाती हैं, वही रियायतें अन्य सभी सदस्य राष्ट्रों को, वही रियायतें अन्य सभी सदस्य राष्ट्रों को प्रदान किया जाना अनिवार्य, वही रियायतें अन्य सभी सदस्य राष्ट्रों को प्रदान किया जाना अनिवार्य है। वही रियायतें अन्य सदस्य राष्ट्रों को प्रदान किया जाना अनिवार्य है। बात समझ में आया कि अगर आप लोग आपस में कुछ लोगों को किताब कापी एक्सचेंज कर देते हैं, दे देते हैं, अपना नोट्स दे देते हैं, उनको समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, उनकी मदद कर देते हैं, तो यही काम आपको सबके साथ करना होगा। ये मैं बोलूँगी यानी कि टीचर्स भी आप इनकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए, सभी आपके क्लासमेट हैं और इसलिए सबकी मदद करनी चाहिए। कौन कह रहा है? WTO कहता है कि अगर आप किसी राष्ट्र को बहुत पसंद करते हैं और आप उसको जो रियायतें दे रहे हैं,
आप अगर रियायतें दे रहे हैं तो आपको सबको ये रियायतें देनी पड़ेंगी, आप सिर्फ कुछ राष्ट्र को नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ गया? यही है सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र। नेक्स्ट हेडिंग, व्यापार सुविधा समझौता। हेडिंग पॉइंट सोच रही छोड़ दें क्या? वैसे कुछ मैं ज़्यादा ही तो नहीं हो रहा है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं मैं क्या विधि? 4 बजे तक मैं डेली बैठती हूँ। अच्छा, डेली बैठते हैं, ठीक है। नहीं, हम सोचे जैसे ऐसा तो नहीं कि WTO पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया हो और आपको लग रहा है कि कितना WTO के बारे में ही जान रहे हैं, उस तब से एक क्लास पूरा WTO पे ही चल रहा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्थाएं, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO, इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए, आज आपका मुझे लगता है तीसरा या चौथा क्लास है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अभी आप लोगों का बहुत सारा WHO वगैरह भी बचा है, उससे भी मैं मानता देखिए बेटे, WHO यहाँ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो इकोनॉमी का नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ UNO भी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ सिर्फ पढ़ेंगे जो इकोनॉमी से संबंधित संगठन है वो, बाकी संगठन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। मैंने एक क्वेश्चन था वनडे एग्जाम में, हाँ, विश्व बैंक क्या मतलब वो न्यायिक प्राधिकरण का भी कार्य करता है? न्याय प्राधिकरण, हाँ न्याय क्योंकि मैं प्राधिकरण, वहाँ वही तो कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो कहते हैं विश्व बैंक में लेते हैं। हाँ न्याय प्राधिकरण है ना वो। बस ये है कि वहाँ थोड़ा भेदभाव हो जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रभाव विकसित कंट्रीज का ज़्यादा है, लेकिन तभी तो अमेरिका कहता है कि कोई भी मैटर फंसता है तो चलो वहीं न्याय होगा। भारत कहता है कि नहीं WTO में चलिए वहाँ न्याय होगा। तो ये सब न्यायिक प्राधिकरण है अपने अपने क्षेत्र में। जैसे IMF व्यापार संतुलन में बताएगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, WTO व्यापार में करेगा, वर्ल्ड बैंक मतलब विकास में करता है, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। चलिए, तो आपने हेडिंग क्या किया? व्यापार सुविधा। इसको छोड़ दीजिए बेटे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगा। नेक्स्ट कीजिए, विशेष सुरक्षा क्रियाविधि। विशेष सुरक्षा क्रियाविधि, विशेष सुरक्षा क्रियाविधि, विशेष सुरक्षा क्रियाविधि। इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, WTO के अंतर्गत विशेष सुरक्षा क्रियाविधि, WTO के अंतर्गत विशेष सुरक्षा क्रियाविधि के उपाय हैं। WTO के अंतर्गत विशेष सुरक्षा क्रियाविधि के उपाय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ, जिनका प्रयोग विशेष सुरक्षा क्रियाविधि मतलब सुरक्षा बल, जिनका उपयोग विकासशील देश कृषि आयातों में हुई तीव्र वृद्धि, जिसका प्रयोग विकासशील देश कृषि उत्पादों में हुई, कृषि आयातों में हुई तीव्र वृद्धि, कृषि आयातों में हुई तीव्र वृद्धि, तथा उसके कारण घरेलू कृषकों के नुकसान को, तथा उसके कारण घरेलू कृषकों के नुकसान को, घरेलू कृषकों के नुकसान को आकस्मिक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए, घरेलू कृषकों के नुकसान को आकस्मिक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कर सकते हैं, प्रतिबंधित करने के लिए कर सकते हैं, आकस्मिक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कर सकते हैं। ये क्या है? स्पेशल सेफ्टी गार्ड मैकेनिज्म कहते हैं इसको। आगे नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल सेफ्टी गार्ड। ये बात समझ में आया कि WTO ये अधिकार देता है कि कोई विकासशील कंट्री है और उस देश में किसी विकसित कंट्री ने बहुत ज़्यादा कृषि उत्पादों को निर्यात कर दिया, अब वहाँ के किसानों को इससे नुकसान हो रहा है। ऐसे में वो देश अपने यहाँ के किसानों के हितों की रक्षा के लिए
आकस्मिक रूप से ऐसे उत्पादों के आयात को रोक सकता है, उस पर रोक लगा सकता है या उस पर ज़्यादा टैरिफ लगा सकता है जिससे वो महंगे हो जाए। ये अधिकार कौन देता है? WTO, जिसे क्या कहते हैं? स्पेशल सेफ्टी गार्ड मैकेनिज्म, विशेष सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट, इन उपायों में आयातक देशों द्वारा उन उत्पादों पर प्रशुल्क आरोपित किए जाते हैं। इन उपायों में आयातक देशों द्वारा उन उत्पादों पर प्रशुल्क आरोपित किए जाते हैं। इन उपायों के अंतर्गत आयातक देशों द्वारा उन उत्पादों पर प्रशुल्क आरोपित किए जाते हैं। बात समझ में आया? यानी उस आयात को रोकने के लिए, कम करने के लिए उपाय क्या कर सकता है? वो देश उस आयातित वस्तु के ऊपर प्रशुल्क ज्यादा लगा सकता है जिससे वो महंगा हो जाए और कोई उसको ना खरीदे और स्थानीय स्तर की जो वस्तुएं हैं वो बिकने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, WTO संगठन या WTO, ऐसे देखिए, WTO एवं इसके भारत WTO एवं इसके पूर्ववर्ती GATT का संस्थापक सदस्य है। भारत WTO और इसके पूर्ववर्ती GATT का संस्थापक सदस्य है। भारत द्वारा GATT के विभिन्न दौर की वार्ता वार्ताओं तथा WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में भारत द्वारा GATT के विभिन्न दौर के वार्ताओं तथा WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व किया गया है। मंत्री स्तरीय सम्मेलनों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया गया है। इसका मतलब समझ में आया? भारत GATT का भी संस्थापक सदस्य था और उसके जो 8 दौर हुए थे उसमें भी ये था। इसके अलावा जो मंत्री स्तरीय अभी तक जितनी बैठकें हुई हैं WTO की उसमें भी ये शामिल हुआ है और इन सभी में भारत ने विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व किया है और इसीलिए WTO में भारत हर मुद्दे को लेके जाना चाहता है क्योंकि यहाँ सारे विकासशील देश भारत का सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन सबका नेता भारत बनता है, उन सभी की बातों को भारत ही रखता है इस मंच पर, यानी कि यहाँ प्रतिनिधित्व का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? भारत के ऊपर। इसलिए भारत यहाँ पे क्या है? पावरफुल कंट्री के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट, WTO द्वारा समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है। WTO के द्वारा समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है। भारत द्वारा WTO द्वारा समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला रिपोर्ट है विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा। विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा पहला रिपोर्ट है विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा और दूसरा रिपोर्ट है विश्व व्यापार रिपोर्ट। विश्व व्यापार रिपोर्ट
था आपका WTO, जो हो गया है समाप्त। तो WTO की स्थापना, संरचना, कार्य, उद्देश्य, सिद्धांत, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नया संगठन पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग कीजिएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNCTAD। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। UNCTAD, 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 जिसे कहते हैं UNCTAD। UNCTAD हो गया मेरी। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। इसमें नोट कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, हाईलाइट कर लीजिएगा, सामाजिक परिषद द्वारा जिनेवा में एक विश्व व्यापार एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिनेवा में एक विश्व व्यापार एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व व्यापार एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 23 मार्च 1964 से 23 मार्च 1964 से 23 मार्च 1964 से 16 जून 1964 तक चला। 23 मार्च 1964 से 16 जून 1964 तक चला। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण किया गया। विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण किया गया। तथा विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विस्तार संबंधी एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विस्तार संबंधी समस्याओं के व्यापार संबंधी समस्याओं के व्यावहारिक समाधान पर विचार किया गया। समस्याओं के व्यावहारिक समाधान पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन को पहले संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन
इसी सम्मेलन को पहले संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसके 195 सदस्य देश हैं। 195 सदस्य देश हैं। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों इसके साथ ही विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों इसके साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को अंकटाड में पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा प्राप्त है। अंकटाड में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है या प्राप्त है। थक गए? नहीं आ रही है ना? ठीक है आप लोग। बेटे से फैक्ट बहुत है, अगर नहीं लिखवाएंगे तो आप लोग इतने महान आत्मा है कि समझाने के बाद, लिखाने के बाद, पूछने के बाद तो भूल ही जाते हैं। और अगर कहीं समझा के छोड़ दें या कोई ये काम करके छोड़ दे तो फिर तो दूर दूर तक उसके नामो निशान ही नहीं रहेंगे आप लोग के जीवन में। ऐसा भुलाते हैं आप उसको एकदम निर्दयी होके। नेक्स्ट पॉइंट, अंकटाड के सम्मेलनों का आयोजन। अंकटाड के सम्मेलनों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। अंकटाड के सम्मेलनों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। अब तक इसके 14 सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। अब तक इसके 14 हो चुके हैं और अभी 15वां 16वां इसका हो रहा होगा। 2021 में इसका 15वां हुआ है। 2021 में 15वां हुआ है और 2024 में इसका 16वां होना चाहिए। अब हुआ कि नहीं बेटे? अब आप लोग जितने भी सम्मेलन होते हैं वो जिनेवा में होते हैं कि मतलब अदर नहीं, ये जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। जो सदस्य देश है ना, किसी भी देश में हो सकता है, लेकिन मुख्यालय जिनेवा में है तो मोस्टली जहाँ मुख्यालय रहता है ना वहीं पे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जैसे आपके WTO का मुख्यालय जिनेवा में है तो ज़्यादातर बैठकें कहाँ होंगी? जिनेवा में ही होंगी। या आपके वर्ल्ड बैंक की बैठकें ज़्यादातर कहाँ होंगी? वाशिंगटन DC। तो ज़्यादातर मुख्यालय में ही बैठ के आयोजित की जाती है। बाकी वहाँ के मंडल के ऊपर है, अगर वो चाहे तो कहीं और भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो सम्मेलन होते हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कॉप सम्मेलन है, जो पर्यावरण से जुड़े हैं, वो रोटेट करते रहते हैं। उनका कोई एक मुख्यालय नहीं है, रोटेट करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंकटाड का उद्देश्य अल्प विकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना,
कॉमा व्यापार व विकास नीतियों का निर्माण, व्यापार व विकास नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन, व्यापार एवं विकास नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन, कॉमा व्यापार एवं विकास के संबंध में, व्यापार एवं विकास के संबंध में यूएनओ की विभिन्न संस्थाओं के मध्य, व्यापार एवं विकास के संबंध में यूएनओ की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय की समीक्षा, विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय की समीक्षा व संवर्धन करना, व्यापार एवं विकास के संबंध में यूएनओ की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय की समीक्षा व संवर्धन करना। तो आप देखिए जितने भी संगठन बने हैं, चाहे वो WTO हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो UNCTAD हो, विशेष रूप से वरीयता किसे देते हैं? विकासशील और अल्पविकसित देशों को। लेकिन प्रभुत्व ज्यादातर विकसित कंट्रीज का होता है, इसीलिए बहुत निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाते हैं। WTO को छोड़ के बाकी निष्पक्षता अन्य संगठनों में नहीं देखने को मिलती है, जबकि नाम रहता है कि काम वो किसके लिए करेंगे? अल्पविकसित और विकासशील देशों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत UNCTAD का संस्थापक सदस्य है। भारत UNCTAD का संस्थापक सदस्य है तथा इसके सम्मेलनों में भारत की नियमित भागीदारी रहती है, तथा इसके सम्मेलनों में भारत की नियमित भागीदारी रहती है। इसके सम्मेलनों में भारत की नियमित भागीदारी रहती है। भारत द्वारा UNCTAD के सम्मेलनों में, भारत द्वारा UNCTAD के सम्मेलनों में विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के हितों का, सम्मेलनों में विकासशील एवं अल्प विकसित देशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, प्रतिनिधित्व किया जाता है। और UNCTAD का दूसरा सम्मेलन भारत में ही हुआ था। तो बताएं स्थापना कब हुआ UNCTAD का? 1964। तो 4 साल बाद सम्मेलन दिल्ली में कब हुआ होगा? 1968। तो 1968 का जो दूसरा UNCTAD का सम्मेलन हुआ था वो भारत की राजधानी दिल्ली में ही हुआ था। तो दूसरा सम्मेलन पूछे या पूछे कि कब हुआ था, तो 1968 या दूसरा भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स, इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट, पहला है व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, पहला है व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरा है व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा, व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा। तीसरा विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट। और चौथा है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट। ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा विश्व आर्थिक मंच
विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, विश्व इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी लोगों का क्या हाल चाल है? शंकर वंकर को नहीं आ रहा? नहीं तो पता चले कि कोई कोई लोग बेहोश होने लगे। पानी वानी लेके बैठे रहिए, छींटा मारते रहिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें देखिए अंकटाट का समझ में आ गया ना। स्थापना हुआ है 1964। 195 सदस्य देश हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। काम क्या है? उद्देश्य जो अल्प विकसित कंट्री है वहाँ तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, और इसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी पर्यवेक्षक के रूप में आते रहते हैं। ये अपना जो सम्मेलन है प्रत्येक 4 वर्ष पे स्थापित करता है, और दूसरे नंबर का सम्मेलन भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए सम्मेलन रोटेट हो रहे हैं ना सदस्य देशों के बीच, भले ही मुख्यालय जिनेवा में है, लेकिन दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ 1968 में। तो ये जहाँ चाहे कर सकते हैं, सदस्यों के ऊपर होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई। ये लगभग 4 से 5 रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रख सकते हैं। अब आपने हीडिंग कर लिया है विश्व आर्थिक मंच। इसमें पहला पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए, विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए, विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मंच एक गैर लाभकारी संस्था है। यह संगठन एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना जर्मनी में, संस्था है जिसकी स्थापना जर्मनी में जन्मे जिनेवा विश्वविद्यालय के, जा से हैं, जर्मनी में जन्मे जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लाउड स्वाब, जर्मनी में जन्मे जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कंफ्यूज कह दिया आपको, प्रोफेसर क्लाउस स्वाब, नहीं आप पहले देखो, क्लाउस स्वाब है, स्वाब एकदम सही लिखे हैं मैम। अच्छा एकदम सही तब ठीक है, मुझे लगा स्वाद तो नहीं लिखे। क्लाउस स्वाब द्वारा वर्ष 1971 में यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में, फोरम के रूप में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई। तो यहाँ पे तो सब जा से ही हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। जब एक शब्द का बार बार रिपीटेशन होता है तब वो साफ होता है। यहाँ पे वही हो गया, जिनेवा में जन्मे, और क्या जर्मनी में अच्छा जर्मनी में जन्मे जिनेवा के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा क्लाउस स्थापित किया गया।
मंच की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य, मंच की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों की भांति, अमेरिकी कंपनियों की भांति यूरोपीय कंपनियों में बेहतर प्रबंधन संस्कृति, यूरोपीय कंपनियों में बेहतर प्रबंधन संस्कृति, बेहतर प्रबंधन संस्कृति का विकास करना था, बेहतर प्रबंधन संस्कृति का विकास करना था। वर्ष 1973 में अरब डैश इजराइल युद्ध, वर्ष 1973 में अरब डैश, हाँ बेटे, अरब डैश इजराइल, अक्सर चलता रहता है ना इनका मतभेद, क्योंकि माना जाता है कि लगभग 2-3 धर्मों का जो जन्मस्थली है वो इजराइल है। एक तो यहूदी और दूसरा यहूदी, इस्लाम और ईसाई, ये 3 लोग मानते हैं कि इनका जो धार्मिक अटैचमेंट है वो इजराइल से, इसलिए इनका थोड़ा मनमुटाव भी चलता रहता है और कई बार युद्ध भी हुए। लेकिन एक गजब का एग्जाम्पल है, एक छोटी सी कंट्री जहाँ हर एक नागरिक सैनिक है, सबको सैनिक रूप से ट्रेन किया गया है, जरूरत पड़ने पे वहाँ का हर नागरिक सेना का रूप ले लेता है और एक छोटी सी कंट्री हमेशा जीतती रहती है। और यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी वगैरह है, खुफिया एजेंसी, वो बहुत ज़्यादा तेज है। और यहाँ पे आप देखेंगे आविष्कार वगैरह भी, जैसे कृषि के क्षेत्र में और ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत आगे रहता है इसराइल। यहाँ पे हमारे देश से कई बार भेजे गए हैं किसान वैज्ञानिक वहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। ये काफ़ी अच्छी कंट्री है, इसको मतलब कॉपी किया जा सकता है। तो आपने लिखा वर्ष 1973 में अरब इजराइल युद्ध तथा ब्रेटन वुड्स स्थिर विनिमय दर तंत्र तथा ब्रेटन वुड्स ब्रेटन वुड्स स्थिर विनिमय दर तंत्र की विफलता के कारण, ब्रेटन वुड्स स्थिर विनिमय दर तंत्र की विफलता के कारण जनवरी 1974 में इसकी वार्षिक बैठक में, जनवरी 1974 में इसकी वार्षिक बैठक में, इसकी वार्षिक बैठक में पहली बार राजनेताओं को, वार्षिक बैठक में पहली बार राजनेताओं को आमंत्रित किया गया, राजनेताओं को आमंत्रित किया गया। वर्ष 1987 में इस संस्था का नाम वर्ष 1987 में संस्था का नाम विश्व आर्थिक मंच रखा गया। इस संस्था का नाम विश्व आर्थिक मंच रखा गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन, मुख्यालय जिनेवा में है ना? हाँ, मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में, दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में
जनवरी में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी में किया जाता है। किया जाता है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के राजनेता जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के राजनेता जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के राजनेता मुख्यतः वित्त एवं व्यापार मंत्री राजनेता मुख्यतः वित्त एवं व्यापार मंत्री वित्त एवं व्यापार मंत्री केंद्रीय बैंकों के गवर्नर केंद्रीय बैंकों के गवर्नर अर्थशास्त्री केंद्रीय बैंकों के गवर्नर अर्थशास्त्री निजी कंपनियों के प्रमुख तथा नागरिक समाज के सदस्य सम्मिलित होते हैं इसमें विभिन्न राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। इसमें विभिन्न राजनीतिक आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श किया जाता है। किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट। इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट पहला रिपोर्ट है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। नेक्स्ट, समावेशी विकास सूचकांक। समावेशी विकास सूचकांक, इसकी रिपोर्ट तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समावेशी विकास सूचकांक। नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। क्वेश्चन आता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। लास्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, चारों रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। हाँ बेटी, हो गया। अभी तो आपको पढ़ना है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, फिर आपको पढ़ना है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF, और खाद्य एवं कृषि संगठन पढ़ना है, एशियाई विकास बैंक पढ़ना है, और आपको यूरोपीय संघ भी पढ़ना है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये सब पढ़ने के बाद तब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोशिश करें